हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पॉलिटी एनसीईआरटी सार संग्रह का। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होता है। देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करते हैं वो कौन कौन करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर मतदान करते हैं। सो कौन नहीं करता है आपसे पूछा गया है। आंसर होगा डी, राज्यों की विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं करते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कैसी प्रक्रिया है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है आपको पता है। आर्टिकल 61 जो है उसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन ये कैसी प्रक्रिया है ये आपसे पूछा गया है। तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक का जो अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, 50 निर्वाचकों के द्वारा होना चाहिए। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली के द्वारा होता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर दिया गया दिल्ली और पुडुचेरी को। 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया 70वें संविधान संशोधन, जहाँ पर विधानसभा होती है। और विधानसभा हमारे कहाँ पर है, JNK में भी है, दिल्ली में भी है और पुडुचेरी में भी है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो यहाँ पर पढ़ा लिखा हो ये योग्यता में नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। और देखो भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं योग्यताएं जो उल्लेख किया गया है इस चीज़ का वो है आर्टिकल 58। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी वो अनुच्छेद 55 में है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता इनकी पात्रता की बात करता है। और 58 बताया है कि निर्वाचन की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख आर्टिकल 59 में है। और आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करते हैं। और 72 में क्षमादान पावर इनको दी गई है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करता है, राष्ट्रपति में निहित पावर है आर्टिकल 73 में। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख आर्टिकल 62 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे क्या करना होगा। उसे राष्ट्रपति बनने के लिए किसी एक सांसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन आवश्यक है कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। अगर हमें आर्टिकल 61 के तहत जहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है और संसद के किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो मैंने अभी बताया था पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता आपका अनुच्छेद 57 में है। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 55 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे।
अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है चुनाव को लेकर के, तो उस विवाद को कौन सॉल्व करेगा, किसे सौंपा जाएगा? तो याद रखना है, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, देखिएगा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तब ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, उनका कार्यकाल संभालेंगे, उनका पद संभालेंगे। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन संभालेगा? तब आपके सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उस पद को संभालेंगे। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? अगर इन्हें अपना त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये त्यागपत्र देते हैं आपका उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत संसद के किस सदन के द्वारा? अपर, लोअर, उच्च या निम्न? लोकसभा या राज्यसभा? आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले जो है उनको इन्फॉर्म करना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति मिली है आर्टिकल 72 में, किंतु राज्यपाल के पास मृत्युदंड से रिलेटेड शक्ति को माफ करने की पावर नहीं है राज्यपाल को, ठीक है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेपी निषेधाधिकार, पॉकेट वेटो कहा जाता है? तो वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वेटो का प्रयोग किया था? तो पॉकेट वेटो का प्रयोग करने वाले जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता है? तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं ये उनके निर्वाचन मंडल में तो शामिल होती हैं, लेकिन महाभियोग के टाइम पे वो शामिल नहीं होती है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दे या उसे हटाया जाए, तो हटाए जाने पर पद की रिक्ति या वैकेंसी ऑफ पोस्ट को कितने समय के अंदर अंदर भरना आवश्यक होता है? 6 माह के अंदर अंदर। भारत की कार्यपालिका प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका का प्रमुख हेड, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए। मैंने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 73 के। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन कब? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन सा है? भारतीय डाकघर यानी कि संशोधन विधेयक। ऑप्शन सी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी। भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? आर्टिकल 58 के तहत भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 5 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम का उल्लेख नहीं है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। इस चीज का आप याद रखना। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन यानी कि आपका विधान परिषद का सदस्य हो, तो तब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एंड दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति होती है वहाँ पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। वित्तीय आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा होती है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ये करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इनका मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेसिडेंट कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? आर्टिकल 160। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से कंसल्ट करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है आर्टिकल 143। ठीक है, इस चीज का आपने याद रखना। भारत के राष्ट्रपतियों में से बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं, वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जी। क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन सी होती है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, तो तब होता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति आपको पता होना चाहिए कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14 नंबर के हैं, और राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15th नंबर की हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य दोनों ही होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, डिसमिस करना है। डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के दोनों में से किसी में भी, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल राज्यसभा। चलिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा भी, उपराष्ट्रपति होते हैं। और कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? वो है आर्टिकल 63। और राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा, ये कौन कहता है? आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, इसका प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करते हैं वो है आपके ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति। विधेयकों पर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति की अगर बात करें तो अध्यादेश जारी करना एक विधायी शक्ति है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो देखो, अध्यादेशों का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना भी मैंने बताया था 43 के आर्टिकल 143 के तहत। क्षमादान भी है आपका 72 के तहत, लेकिन संसद के सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? जल्दी से बताइएगा। अभी आपको सारी नियुक्तियां भी बताई हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। भारत के महान्यायवादी की भी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की और राज्यों के राज्यपाल की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? सो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल
3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कैसी शक्ति है? क्षमादान शक्ति। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर होगा यह एक न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो क्षमादान शक्ति क्षमा कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? सो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना है, लोकसभा को भंग करना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय बिल को जो है पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये इनके संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। 30 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? किसे? तो इनका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। चलिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए आप लोग यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 32 और बताइएगा, मैच करेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे हैं? सो ऑप्शन हो जाएगा सी 1974 से 77। एन संजीव रेड्डी आपके रहे हैं 1977 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं 67 से 69 और वीवी गिरी रहे हैं 1969 टू 74। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? किसका? सो ये संबंध रहा है वीवी गिरी का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी हैं और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया था? सो सही आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। प्रेसिडेंट भी रहे हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं मुख्य न्यायाधीशों में से। आगे है, राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था किसने? एडविन लुटियंस ने इसे तैयार किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके प्रस्ताव के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 38। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर भी रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन और वीवी गिरी थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे? कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? तो 39 का हो जाएगा भाई यहाँ पर। एक तो होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरे शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन बी 39 का बी आपका सही आंसर होगा। हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी श्री वाराहगिरी वेंकटगिरी, श्री गोपाल स्वरूप पाठक चौथे थे, 5वें श्री बीडी दत्त थे, छठे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, 7वें श्री आर वेंकट रमन, 8वें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9वें थे श्री के आर नारायण और 10वें थे श्री कृष्णकांत, 11वें श्री भैरव सिंह शेखावत, 12वें डॉक्टर हामिद अंसारी, 13वें थे श्री मुप्पा वारप्पू वेंकैया नायडू और अभी हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना। राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान हमने कहाँ के संविधान से ग्रहण किया है? तो हमने ये प्रावधान उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इस चीज़ को आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो किस पर भारित होता है? भारत की संचित निधि पर ही भारित होता है। तो चलिएगा, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अभी कराए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। आगे आता है फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघीय मंत्री परिषद की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे। नेक्स्ट चैप्टर आपका उसी से रिलेटेड है। सो चैप्टर नंबर आप लोगों का है चैप्टर नंबर है आप लोगों का 10th, जो कि आपका संघीय मंत्री परिषद से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
और सही आंसर होगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जो होते हैं ना वो वास्तविक नेता होते हैं मंत्रिपरिषद के। आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा, देखिएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, ये भी सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही हेतु 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी चाहिए, ये भी सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये आपका यहाँ पर गलत कथन है, ऑप्शन डी। आगे है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके प्रमुख होते हैं? केंद्रीय सरकार के। ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? किसके दायित्वों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, और करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद से हटाए जाने को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 6, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों ने, और विचार कीजिए, सही कूट आपने बताना है। कौन से कथन सही हैं? देखो, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्राइम मिनिस्टर के नाम से की हुई कही जाएंगी। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, ओनली 1 आपका सही है, सेकंड वाला कथन आपका गलत है। आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति होती है, इस समिति के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यदि भारत के प्रधानमंत्री के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन आपका ए होगा। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, तो ये आपका गलत है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। बाकी आपके सही है, लेकिन जो गलत है वो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल जो आपका रिसर्च होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या जरूरी है और नहीं है? 12 का यहाँ पर ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से क्या करना होता है? दोनों में से एक सदन का सदस्य जो है हो जाना चाहिए, अनिवार्य है। ऑप्शन ए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष थी और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य नहीं सही है? भारत का प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कब? 6 माह के बाद। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से मंत्री परिषद?
लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अकॉर्डिंग आपका बी यहाँ पर सही है। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 18 और करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर कि जो मंत्री परिषद होती है, देखिए सामूहिक रूप से तो ये इनके प्रति होती है, और इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संसद के प्रति आपका सही आंसर होगा। आगे है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सो ऑप्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के प्रति आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र होने के उपरांत, है ना, मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर सही नहीं, ऑप्शन है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार की गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अब अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पद का क्या करेंगे? निर्वाह करेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन या कूट कौन सा है वो आपने बताना है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद की विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ये भी सही है। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। 1, 2, 3 आपके सारे के सारे कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? तो कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है? वो है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन डी। किस सदन के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 24 कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का बी, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन सा है, इस चीज का आपने आंसर देना है। 26 का ध्यान रखेंगे भाई। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो दोनों सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 आपका सही आंसर होगा। लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं संसद। कौन करता है? संसद। किसी संविधान संशोधन में वर्णित है, किस संविधान संशोधन में वर्णित है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? 91वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? कौन रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, वीपी सिंह भी रहे हैं, आर वेंकट रमन भी रहे हैं, वाई चौहान भी हैं और प्रणब मुखर्जी भी हैं। आंसर हो जाएंगे टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? जो हमारी विधायिका है ना, कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर काम करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? तो कौन? नेहरू जी का जो मंत्रिमंडल था उसमें पहले गृह मंत्री बनते हैं और बाद में रक्षा मंत्री बनते हैं, वो है कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी।
नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री कौन थे या कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 34। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बजट। क्या हो जाएगा? बजट। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो सुमेलित करना है प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग। 35 जल्दी से सुमेलित करेंगे। सो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे कब से कब तक? 1998 से 2004। श्री चंद्रशेखर की बात करते हैं तो 1990 से 91। और श्री HD देवगौड़ा की बात करेंगे तो ये रहे थे भैया आप लोगों के 1996 से 97 के बीच में। और श्री इंद्र कुमार गुजराल की बात करते हैं तो 1997 से 98 के बीच में रहे। 35 का ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय का यज्ञ कार्य है? सो सही आंसर होगा भाई मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता है। आंसर हो जाएगा सी। 36 का सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? सो क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन सी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कब हुआ? वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में आपका 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कोटों में से कौन सा सही होगा उसका चयन करिएगा। सो कथन है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। बताइए। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या कहता है जो कारण है वो कथन का बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है ऑप्शन ए। सो 40 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर आपका सही आंसर। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं, लेकिन वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष आपका सॉरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में से घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। फर्स्ट वाला सही है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत से संबंधित दस्तावेज ऑफिशियली कौन सा है? डॉक्यूमेंट्स श्वेत पत्र आपका आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? आर्टिकल 257 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाला स्वामी आयंगर। कौन हो जाएंगे? गोपाला स्वामी आयंगर। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कौन है जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं? देखिएगा जवाहरलाल नेहरू भी बने हैं, इंदिरा गांधी भी बनी है, गुलजारीलाल नंदा भी बने हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हो सकता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है?
अब वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर होगा बी 20%। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है? 20% आपका यहाँ पर सही आंसर। सो गाइज अभी तक आपके 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कोशिश करूँगी कि आपका 5-6 दिन के अंदर अंदर ही ये सारे के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर हो सके। फिलहाल देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं और कितना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।